फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम टेस्ट सीरीज करेंगे किसमें आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए ब्रह्मांड पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में क्या है? भ्रमण करती है और सूर्य उस दीर्घवृत्त की एक नाभि पर स्थित है, मतलब उसकी एक सेंटर पे क्या है? वो स्थित है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है। सूर्य के जो चारों ओर वृत्तीय पथ में क्या है? परिभ्रमण करती है, घूमती है। उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम निकलेगा? उसमें से कौन सा एक परिणाम निकलेगा? तो उसमें से ये क्वेश्चन सीडीएस की पेपर में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, क्योंकि मौसमों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। मौसमों के बीच का अंतर क्या होगा? कम हो जाएगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा क्या है फ्रेंड्स? तो काहिरा क्या है? दक्षिण अफ्रीका है, वहां का एक देश है जिसे काहिरा नाम है। उसका ग्रीनविच टाइम जो है 2 घंटे आगे है। तो अतः ये स्थिति किस तरफ होगी? तो स्थिति वो हमारा होगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। क्या होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। बीपीएससी वालों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसे आप नोट डाउन करते हुए रिकॉल करते हुए चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। जी फ्रेंड्स, ओजोन जो है जैविक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो हानिकारक किरणें होती है उससे हमें क्या है? ओजोन लेयर में बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। हाँ, जो हानिकारक किरणें उससे हमें ओजोन सुरक्षित करती है, लेकिन ओजोन में छेद हो चुका है। किसकी वजह से? प्रदूषण की वजह से। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को कौन सा इनमें से कौन सा सही दर्शाता है? पृथ्वी के मध्य दूरी को, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, खगोलीय इकाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी को दर्शाता है ना, जो बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, खगोलीय इकाई। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी पिंड का एल्विडो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक वो होता है एल्विडो। परावर्तित प्रकाश को देखने पर इसकी चाक्षुष क्षति निर्धारित करता है। इसकी चाक्षुष क्षति उसकी जो निर्धारित करता है, इलेक्ट्रॉनिक का जो वेव होता है वो कितना होता है, ये एल्विडो निर्धारित करता है। बुध का एल्विडो पृथ्वी के एल्विडो से बहुत अधिक है। बुध का जो एल्विडो है वो पृथ्वी के एल्विडो से बहुत अधिक है। हाँ, एल्विडो क्योंकि गर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गर्मी की वजह से ही होता है। एल्विडो क्या है? गर्मी को वो करता है। तो बुध क्या है? सूर्य के बहुत ही नजदीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी, यहाँ पे रह नहीं सकते कोई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। 1 और फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्लू मून्स परिघटना होती है। ब्लू मून्स क्या होता है? जो एक साल में क्या है 4 बार अगर पूर्णिमा होता है, तो उसका तीसरा पूर्णिमा जो होता है ना, वो क्या होता है? ब्लू मून्स कहलाता है। तीसरा पूर्णिमा ब्लू मून्स कहलाता है। तो इसमें जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होंगे, नहीं फ्रेंड्स, जब एक ही कैलेंडर वर्षों में 2 बार लगातार माहों में 4 पूर्णिमा होंगे, नहीं, एक ही कैलेंडर में जब 4 साल में क्या है 4 पूर्णिमा, एक ही महीने में 4 पूर्णिमा होंगे, तो वो क्या है? एक ब्लू मून्स कहलाएगा। तो ये चारों ऑप्शन गलत है हमारा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं।
आईएएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। सबसे ज्यादा ग्रह और चंद्र किसके पास है? बृहस्पति के पास है, मंगल के पास, शनि के पास या शुक्र के पास। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, क्योंकि शनि के पास है और वलय भी क्या है? शनि के पास ही है। वलय किसके पास है? शनि के पास ही है, सिर्फ शनि के पास है। और शनि जो है गैसीय ग्रह है, ठीक है। शनि कौन सा ग्रह है? हमारा गैसीय ग्रह है, गैस से भरा हुआ है। मंगल हमारा कौन सा? गैसीय ग्रह नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। शुक्र भी हमारा गैसीय ग्रह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसका देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो निम्नलिखित में से ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय द्वारका गुजरात से लगभग 2 घंटे आगे है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य उदय होता है फ्रेंड्स। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य उदय होता है, जो क्या है? द्वारका के गुजरात से लगभग 2 घंटे आगे है। चेन्नई तमिलनाडु और लखनऊ उत्तर प्रदेश का स्थानीय समय लगभग एक समान है। चेन्नई और लखनऊ का स्थानीय समय क्या एक समान है फ्रेंड्स? मुंबई महाराष्ट्र का स्थानीय समय कोलकाता पश्चिम बंगाल से 1 घंटा आगे है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा, तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, डी सही होगा। ये जितने भी ऑप्शन हमारे हैं सारे हमारे सही है। अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे आगे है, गुजरात द्वारका का, चेन्नई से और लखनऊ का स्थानीय समय दोनों इक्वल है, और मुंबई महाराष्ट्र का स्थानीय कोलकाता का 1 घंटा आगे है मुंबई से, ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 22 दिसंबर। फ्रेंड्स आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसीलिए मैं फटाफट सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी बीपीएससी देने वाले स्टूडेंट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि ऐसे ही और भी मैं वीडियोस अपलोड कर सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्र ग्रह क्या होता है फ्रेंड्स? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो शुद्र ग्रह बना हुआ है उसे ही शुद्र ग्रह कहते हैं। जो लंबी लाइन्स बनी रहती है वो क्या कहते हैं? चट्टाने होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शुद्र ग्रह कहते हैं। शुद्र ग्रह सूर्य के परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों के मलबे के हैं, ठीक है। अधिकांश शुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास लगभग 1000 तक बड़ा है। फिर कुछ शुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। शुद्र और बृहस्पति की कक्षाएं किसके मध्य स्थित है फ्रेंड्स? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। वो फर्स्ट और सेकंड हमारा दोनों सही है। शुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों के मलबे बने हुए हैं, और ये फ्रेंड्स बृहस्पति और शनि के बीच में नहीं है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि के तरफ क्या है? चारों ओर वलय है। किसके तरफ चारों ओर वलय है? तो शनि के तरफ चारों ओर वलय है। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धत करते हैं? चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं कि 12 में हमें क्या कह रहा है। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? ब्रह्मांड का जो निरंतर विस्तार है उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताते हैं वैज्ञानिक? तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलता है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन होता है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति है। अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना है। हाँ होता है सुपरनोवा विस्फोट वगैरह। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सिर्फ अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। गुलाब जो है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होती है। किस चीज से स्पष्ट सिद्ध होती है? तो स्पष्ट सिद्ध होगी किससे?
कि यह पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसका जो भार है पृथ्वी पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा जो बीच का विषुवत रेखा है उस पे क्या होता है, कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह विधि जब इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, तो इक्विनॉक्स एक तरीके का क्या है, इक्विनॉक्स दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स क्या होते हैं, दिन और रात उसके समान अवधि के होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, स्पर्शदर्शी कौन सी सही है, कौन सी स्पर्शदर्शी सही है फ्रेंड्स, तो इसका स्पर्शदर्शी कौन सा है, तारामंडल। इसका निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्शदर्शी सही है, तो तारामंडल सही है। यदि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद में स्थित है तो समय रविवार 6 बजे पूर्वोत्तर हुआ है, तो 32 डिग्री पश्चिम देशांतर पर अवधित फ्लोरिडा मतलब यूएसए में स्थानीय समय क्या होगा, तो इसका स्थानीय समय क्या होगा फ्लोरिडा में, तो रविवार का क्या होगा 7:02 अपराह, क्या होगा 7:02 अपराह। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है, तो इसका तारे का रंग सूचक का क्या हो जाएगा, उसके ताप का, तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप का क्या होगा, उसके ताप का। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांश 180 डिग्री यमुनोत्तर पर आधारित है, ये हमारा क्या है, गलत है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के कौन प्रतिपादक थे, तो एस चंद्रशेखर प्रतिपादक थे, कौन थे, एस चंद्रशेखर प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 20, सौर विकिरण का करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। सौर का विकिरण का 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान दिए बिना, मतलब कि कोई भी काम ना किए बिना, योगदान ना दिए बिना आकाश में वापस चले जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है, ये विकिरण की जो मात्रा है वो किस नाम से जानी जाती है, तो ये किस नाम से जानी जाती है, तो भू एल्विडो के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, भू एल्विडो। ये क्वेश्चन साइंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन आकाशगंगा के संदर्भ में सही है, आकाशगंगा के संदर्भ में इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, केवल 2। क्यों, अब इसका देखते हैं। सौर प्रणाली किसी कुंडलित भुजाओं में से एक में स्थित है। सौर प्रणाली क्या है, किसी कुंडलित भुजाओं में से एक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं, किस एक ग्रह को क्या कहते हैं, हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। तो बुध को क्या हम कहते हैं, स्थलीय ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं, बुध को हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को मिला है। सौर मंडल की सारी जानकारी जो इकट्ठा हुआ है उस कौन से वैज्ञानिक को मिला है, किस विद्वान को मिला है, तो ये मिला है कोपरनिकस को। किसको मिला है, ये मिला है कोपरनिकस को। सारे भी जितनी भी जानकारी इकट्ठा किए हैं उन्होंने कोपरनिकस ने। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा मिल्की वे को किस चीज से वर्गीकृत किया गया है, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। किसके रूप में, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के जो केंद्र है उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लग जाता है, तो सूर्य को कितना समय लग जाता है, तो 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। एक परिक्रमा करने में आकाशगंगा को सूर्य की 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। अब चलिए क्या कहते हैं, सुमेलित कीजिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है, और सौरमंडल में सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो इस कूट में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें देखते हैं, कूट में। ये 26 क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। कैसे सही होगा? ए का हमारा फर्स्ट होगा बुध, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा बुध है। और बी का कौन सा होगा? थर्ड, सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा? हमारा शुक्र है दूसरे स्थान पर। और उसके सूर्य से सबसे दूर क्या है? नेपच्यून है सबसे दूर। पहले प्लूटो था जिसे 2006 में हटा दिया गया है। ठीक है, बोना ग्रह के रूप में उसे नामित कर दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सूर्य ग्रह की स्थिति पाई जाती है। सूर्य ग्रह की स्थिति कहाँ पाई जाती है? तो सूर्य ग्रह की स्थिति जब अमावस्या का दिन होता है। सूर्य ग्रह की स्थिति कहाँ पाई? सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब अमावस्या होती है तब। सॉरी सूर्य ग्रह की स्थिति पाई जाती है अमावस्या होता है उस दिन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तब सूर्य ग्रहण का स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट नक्षत्र दिन सौर्य दिन की अपेक्षा छोटा होता है। फर्स्ट नक्षत्र जो दिन है सौर्य दिन की अपेक्षा छोटा होता है। कथन 2 में क्या कहा गया? पृथ्वी की सूर्य के परितः अपनी कक्षा में गति को परिक्रमा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। दोनों कथनों वशिष्ठ सत्य है, किंतु कथन 2 और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। दोनों कथन सही है लेकिन क्या है? कथन 2 जो है फर्स्ट का स्पष्टीकरण नहीं करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होते हैं। धूमकेतु के जो पूंछ होते हैं, जब किसी में धूमकेतु होता है तो उसकी एक पूंछ बन जाती है आग के टाइप में, पीछे में खिंचती रहती है। क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौज्य दाब डालता है। सूर्य केतु की तरफ क्या है? भौज्य दाब डालता है, खिंचाव करता है, जिससे उसकी पूंछें सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। जिससे उसकी पूंछ क्या है? सूर्य से क्षिप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। C5M सुपर गैलेक्सी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? C5M सुपर गैलेक्सी के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यह एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है। यह क्या है? एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य से सिगार के आकार का एक भाग टूटकर अलग हो गया था, जिसे क्या कहा जाता है? ज्वारीय शक्ति के कारण क्या है? सूर्य के सिगार का एक जो भाग है वो टूटकर अलग हो गया था। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फिलामेंट्स। क्या कहेंगे? फिलामेंट्स कहेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सूर्य के संक्रमण जून 2012 के दौरान यह ग्रह सूर्य पर चलते हुए लघु कृष्ण वृत्त की तरह प्रतीत हुआ। सूर्य पर यह काला रंग इसलिए हुआ क्यों हुआ था सूर्य के ऊपर ये काला रंग? क्योंकि ये इस ग्रह ने सूर्य के सभी रोशनी को बाधित किया था। इस ग्रह ने क्या किया था? जो ये लघु कृष्ण वृत्त जो है इसने क्या किया था? इस ग्रह ने सूर्य के सभी रोशनी को बाधित किया था, रोका गया था। ठीक ना फ्रेंड्स? इसीलिए चलिए कथन 1। नेपच्यूनो ग्रह नीले रंग का दिखता है। नेपच्यूनो के वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी उसके रंग के कारण उत्तरदायी है। तो ये दोनों कथनों में से कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। ब्लैक होल क्या है? अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? इस गुण का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 34 है। इस गुण का कारण यह है कि बहुत उच्च घनत्व है। इसमें बहुत ही ज्यादा घनत्व बहुत ही ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यदि पृथ्वी के एवं अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा?
पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच का जो वायुमंडल है अगर वो हट जाए तो उसका आसमान का रंग कैसा होगा? तो इसके आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद, काला हो जाएगा। कैसा होगा? काला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 35 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। अगर साइंस की ऐसी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट्स में जुड़ने के लिए।